चलिए अगला चैप्टर देखते हैं हम लोग, दैट इज अल्टरनेटिंग करंट। और अल्टरनेटिंग करंट में हमारा सिलेबस हमें दिया गया है। अल्टरनेटिंग करंट्स, पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज, रिएक्टेंस एंड इम्पीडेंस, एलसी ऑसिलेशंस, क्वालिटेटिव ट्रीटमेंट ओनली, एलसीआर सीरीज सर्किट, रेजोनेंस, पावर इन एसी सर्किट्स, वॉटलेस करंट, एसी जनरेटर एंड ट्रांसफार्मर। राइट, तो ये हमारा एज पर द सीयूटी हमें सिलेबस दिया गया है। तो चलिए इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं हम लोग। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्टडी करेंगे अल्टरनेटिंग करंट के बारे में कि अल्टरनेटिंग करंट बेसिकली आपका होता क्या है। अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है ना, नाम से ही पता चल रहा है अल्टरनेट, यानी कि इसका जो करंट है या वोल्टेज है पीरियोडिकली रिपोर्ट रिपीट करता है, अल्टरनेट करता है। राइट, जैसे यहाँ पर अगर हम लोग देखें करंट और वोल्टेज के लिए, तो देखिएगा एक बार यहाँ पर करंट और वोल्टेज पॉजिटिवली ऊपर की तरफ जा रहे हैं, पीक पे पहुंच रहे हैं, फिर आपका जीरो जा रहे हैं, फिर आपका नेगेटिव की तरफ होते हुए वापस जीरो, फिर आपका पॉजिटिव। तो देखिए इस तरीके से ये साइकिल आपकी रिपीट कर रही है। टाइम के साथ में करंट और वोल्टेज जब पीरियोडिकली रिपीट करते हैं तो ऐसे करंट्स और वोल्टेजेस ये हमारा किसका हिस्सा होते हैं, अल्टरनेटिंग करंट्स का हिस्सा होते हैं। राइट, तो यहाँ पर कोई जरूरी नहीं इनका शेप जो है वो इस प्रकार से साइनोसाइडल या फिर कॉस के फॉर्म हो। इनका फॉर्म कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पर आपका ये ट्रायंगुलर शेप भी हो सकता है। राइट, तो लेकिन इंपॉर्टेंट चीज ये है कि करंट और वोल्टेज पीरियोडिकली खुद को रिपीट करते हैं। तो जैसे यहाँ पर करंट और वोल्टेज की इक्वेशन हमारी कैसी है, साइनसोइडली वेरी कर रहे हैं, तो ये करंट के लिए हमारी इक्वेशन दी है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। राइट, इसी तरह से वोल्टेज की इक्वेशन क्या है, V नॉट साइन ओमेगा टी। हियर I नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ करंट एंड V नॉट इज द पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। राइट, तो ये हमारी ये साइनसोइडल फॉर्म हो गई। अगर इसी प्रकार से ये कॉस के फॉर्म में हो तो इसकी इक्वेशन क्या हो जाएगी, I इज इक्वल टू आई नॉट कॉस ओमेगा टी एंड V दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस, V इज इक्वल टू वी नॉट कॉस ओमेगा टी। राइट, तो ये आपकी कॉस के फॉर्म में दी गई है। तो यहाँ पर अल्टरनेटिंग करंट की अगर हम लोग बात करें तो अल्टरनेटिंग करंट के लिए हम लोग लिख सकते हैं कि अल्टरनेटिंग करंट यानी कि ऐसे करंट जिसमें डायरेक्शन ऑफ करंट चेंजेस पीरियोडिकली थ्रू ए लोड और एक्सटर्नल रेजिस्टर। राइट, so we can say these are basically currents whose direction of current changes periodically through a load। राइट, इतना समझ में आया। आगे बात करते हैं हम लोग फेज डिफरेंस की। राइट, फेज डिफरेंस यानी कि करंट और वोल्टेज के बीच का जो आपका फेज का डिफरेंस होता है यही हमारा फेज डिफरेंस कहलाता है। राइट, सो वी कैन से इट इज बेसिकली difference between the phases of current and voltage। तो जैसे कि लेट अस से हमारे पास में वोल्टेज की इक्वेशन साइनसोइडल इक्वेशन दी गई है, दैट इज वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन। इसमें यहाँ पर वी नॉट यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस या फिर वोल्टेज, ओमेगा इज योर एंगुलर फ्रीक्वेंसी, टी इज योर टाइम, और फाइव वन यानी कि इनिशियल फेज एट टी इज इक्वल टू जीरो, इसका आपका फेज कितना था, दैट इज फाइव वन। इसी प्रकार से करंट की इक्वेशन लेट अस से वो भी हमारी साइनसोइडल फॉर्म में है एंड लेट अस से इट टू बी आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन, बातें नहीं करेंगे, ओमेगा टी प्लस फाइव टू। राइट, तो यहाँ पर करंट की इक्वेशन भी हमारी साइनसोइडल इक्वेशन के फॉर्म में है, जिसमें आई नॉट मैक्सिमम करंट बता रहा है, ओमेगा एंगुलर फ्रीक्वेंसी
t is the time and phi 2 is the initial phase of current। तो यहाँ पर अगर फेज डिफरेंस की बात की जाए तो फेज डिफरेंस डेल्टा फाई इज इक्वल टू, तो ये हो जाएगा हमारे पास में ये वाला आपका इसका फेज है वोल्टेज का, और ये वाला फेज है करंट का। तो इन दोनों का फेज का डिफरेंस दैट इज ओमेगा टी प्लस फाई वन माइनस ओमेगा टी प्लस फाई टू। तो ये हमें मिल जाएगा फाई वन माइनस फाई टू। राइट, कितना समझ में आया? आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक है हमारा मीन और एवरेज वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। ठीक है, अल्टरनेटिंग करंट की मीन या फिर एवरेज वैल्यू फॉर ए कंप्लीट साइकिल। फॉर ए कंप्लीट साइकिल एवरेज करंट या फिर एवरेज वोल्टेज ये हमारा जीरो हो जाता है। तो यानी कि पूरा कंप्लीट साइकिल पे एवरेज करंट या फिर एवरेज वोल्टेज की वैल्यू देखने का कोई मतलब ही नहीं है। इसीलिए हम लोग एवरेज या फिर मीन वैल्यू ऑफ करंट और वोल्टेज हाफ साइकिल के लिए देखते हैं कि उसकी हाफ साइकिल के लिए एवरेज वैल्यू या फिर मीन वैल्यू कितनी है। राइट, सो वी कैन से इट इज एवरेज वैल्यू ओवर हाफ साइकिल। राइट, सो फॉर दिस वी कैन से करंट की जो एवरेज वैल्यू होती है इट इज गिवन बाई 2 इंटू आई नॉट अपॉन में पाई, वेयर आई नॉट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। राइट, तो इसकी वैल्यू हमें मिलती है 0.637 आई नॉट, और वी कैन से इट इज 63.7 परसेंटेज ऑफ आई नॉट। और सेम इसी तरह से अगर हम लोग वोल्टेज की भी एवरेज वैल्यू देखें तो ये हमें मिल जाएगी 2 V नॉट अपॉन में पाई, और ये हमें मिल जाएगा 0.637 वी नॉट, और ये हमें मिल जाएगा बेसिकली 63.7% ऑफ वी नॉट, अगर करंट की और पोटेंशियल की इक्वेशन जो है वो साइनसोइडल है तो। इतना समझ में आया? आगे बढ़ सकते हैं? चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए अगला टॉपिक है हमारा एवरेज वैल्यू ऑफ सम इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस ऑफ करंट एंड वोल्टेज। इसमें हम लोग सबसे पहले केस हम लोग स्टडी करते हैं जहां पर करंट की वैल्यू है हमारी I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 कॉस ओमेगा टी, एंड पोटेंशियल की इक्वेशन है हमारी V1 साइन ओमेगा टी प्लस V2 कॉस ओमेगा टी। तो यहाँ पर करंट और पोटेंशियल की एवरेज वैल्यू की अगर हम लोग बात करें तो दोनों में देखिएगा साइन और कॉस का टर्म है, और साइन और कॉस की हमें पता है कि एवरेज वैल्यू जीरो होती है। देयरफॉर करंट का यहाँ पर एवरेज वैल्यू ये जीरो हो जाएगी। और इसी प्रकार से अगर हम लोग पोटेंशियल की बात करें तो पोटेंशियल की भी एवरेज वैल्यू जीरो हो जाएगी। चलिए अगला केस देखते हैं। अगला केस, जब करंट की इक्वेशन हमारे पास दी गई है इट इज आई इज इक्वल टू आई नॉट प्लस I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 साइन ओमेगा टी, और पोटेंशियल की हमारी इक्वेशन है V नॉट प्लस V1 साइन ओमेगा टी प्लस V2 कॉस ओमेगा टी। राइट, देन इनके लिए जो एवरेज वैल्यू रहेगी इट विल बी गिवन बाय, तो देखिए यहाँ पर करंट में साइन ओमेगा टी एवरेज वैल्यू जीरो, तो ये सिर्फ आपका आई नॉट वाला टर्म बचेगा। सो इट विल बी आई नॉट, और इसी प्रकार से पोटेंशियल के लिए भी यहाँ पर फ्रॉम द इक्वेशन एवरेज वैल्यू क्या मिल जाएगी हमको, सिर्फ वी नॉट मिल जाएगी। राइट, चलिए अगला केस देखते हैं हम लोग, दैट इज व्हेन करंट की इक्वेशन हमारे पास है आई नॉट प्लस I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 साइन 2 ओमेगा टी, और पोटेंशियल की हमारी इक्वेशन है V नॉट प्लस V1 साइन ओमेगा टी प्लस V2 कॉस 2 ओमेगा टी। तो यहाँ पर हमारी जो करंट की एवरेज वैल्यू होगी
तो देखिए साइन का टर्म और यहाँ पर भी साइन का टर्म, तो इनका एवरेज वैल्यू इंडिविजुअली 0 होगी। तो सिर्फ यहाँ पर आई नॉट बचेगा, देयरफॉर वी कैन से आई एवरेज विल बी आई नॉट। और सेम इसी तरह से राइट वी एवरेज की अगर बात करें तो ये हमें मिल जाएगा वी नॉट। राइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। इसी में अगला केस देखते हैं। राइट, दैट इज व्हेन करंट की इक्वेशन हमारे पास है I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस I3 साइन 3 ओमेगा टी प्लस आई नॉट। और पोटेंशियल की हमारी इक्वेशन है V1 साइन ओमेगा टी प्लस V2 साइन 2 ओमेगा टी प्लस V3 साइन 3 ओमेगा टी प्लस वी नॉट। तो यहाँ पर हमारी जो करंट की एवरेज वैल्यू होगी तो बताइए क्या होगा, आई नॉट। और पोटेंशियल की जो एवरेज वैल्यू होगी इट विल बी वी नॉट। राइट, चलो ये समझ में आया, आगे बढ़े। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर क्वेश्चन देखिएगा, ये हमें दिया गया है कि if the peak value of a current is 50 hertz, ऐसी सर्किट इज 7.07 एम्पियर। तो हमें बोला गया है कि एक ऐसी सर्किट में इसकी पीक वैल्यू 7.07 एम्पियर है। सो व्हाट इज द मीन वैल्यू ऑफ करंट ओवर हाफ ए साइकिल एंड द वैल्यू ऑफ करंट 1/300 सेकेंड आफ्टर इट वाज 0। राइट, तो इसकी मीन वैल्यू हाफ साइकिल के लिए कितनी होगी और 1/300 सेकेंड के बाद में राइट इसकी वैल्यू कितनी होगी। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग एवरेज वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। सो फॉर दिस वी कैन से आई एवरेज इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास में 2I0 अपॉन में पाई। राइट, तो ये हमें मिल जाएगा यहाँ पर इट इज इक्वल टू 0.637 ऑफ आई नॉट। राइट, सो इट विल बी 0.637 इंटू आई नॉट की वैल्यू हमें कितनी दे रखी है 7.07। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 4.5 एम्पियर्स। और ये तो हमारा निकल गया मीन वैल्यू। अब हमें पूछा गया है कि 1/300 सेकेंड के बाद में इसकी वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू ये हमें पता है, करंट की जनरल इक्वेशन इज गिवन बाय आई नॉट साइन ओमेगा टी फॉर एन अल्टरनेटिंग करंट। तो यहाँ पर ये हो जाएगा हमारे पास में आई नॉट साइन ओमेगा यानी कि 2 पाई एफ इंटू टाइम टी। राइट, वैल्यूज पुट करते हैं हम लोग। तो आई नॉट की वैल्यू 7.07 साइन ऑफ 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी यहाँ पर कितनी दे रखी है हमें 50। राइट, इंटू टाइम कितना है 1/300। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 7.07 साइन, ठीक है ना, ये आपका कट के क्या आ जाएगा हमारे पास में पाई/3। पाई/3 यानी कि 60 डिग्री। और साइन 60 डिग्री की वैल्यू क्या होती है, क्या होती है √3/2। राइट, तो इसको सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 6.12 एम्पियर्स। राइट, चलो आगे बढ़ते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला टॉपिक है हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, दैट इज रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ एन अल्टरनेटिंग करंट। इसको हम लोग IRMS, आई वर्चुअल या फिर आई इफेक्टिव भी कहते हैं। इसका जो प्रिंसिपल होता है, ठीक है ना, इस करंट को डिफाइन करने का, ये बेसिकली आपका हीटिंग इफेक्ट के ऊपर बेस्ड होता है कि रेजिस्टर के अक्रॉस करंट फ्लो करता है, चाहे वो अल्टरनेटिंग करंट हो या डायरेक्ट करंट हो, दोनों के केस में रेजिस्टेंस के अक्रॉस हीट प्रोड्यूस होती है। तो बेसिकली IRMS जो है ये आपका हीटिंग मेथड के ऊपर में बेस्ड है। और IRMS की वैल्यू अल्टरनेटिंग करंट के लिए ये होती है हमारी, इट इज गिवन बाई आई नॉट अपॉन में √2, दैट इज 0.707 ऑफ आई नॉट, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास में 70.7% ऑफ मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, दैट इज आई नॉट।
और सेम इसी तरह से हम लोग वी आर एम एस को भी डिफाइन करते हैं, दैट इज इट इज वी नॉट अपॉन में √2, यानी कि ये हो जाएगी हमारे 0.707 ऑफ वी नॉट, या फिर ये सिंपली हो जाएगी 70.7% ऑफ वी नॉट। तो अगर हम लोग यहाँ पर कंपैरिजन देखें आई नॉट, आई आर एम एस और आई एवरेज का, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि आई नॉट यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, उससे कम आई आर एम एस दैट इज 0.707 आई नॉट, और उससे कम हमारी आई एवरेज की वैल्यू होगी जो कि हो जाएगी 0.637 ऑफ आई नॉट। राइट, ये चीज समझ में आई? आगे बढ़े दुर्गेश, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक देखते हैं, दैट इज आरएमएस वैल्यू फॉर सम इंपॉर्टेंट एक्सप्रेशंस ऑफ करंट एंड वोल्टेज। जैसे कुछ हमने करंट और वोल्टेज की वैल्यू को लेके आई एवरेज कैलकुलेट किया था, ठीक है ना, उसी तरह से कुछ करंट और वोल्टेजेस की वैल्यू को लेके हम लोग आई आर एम एस और वी आर एम एस कैलकुलेट करेंगे। तो इसमें सबसे पहला हमारा केस है, दैट इज व्हेन करंट आई इज I1 sin ओमेगा टी प्लस I2 cos ओमेगा टी, और इसी तरह से पोटेंशियल की वैल्यू है हमारी V1 sin ओमेगा टी प्लस V2 cos ओमेगा टी। राइट, तो इसके लिए हम लोग IRMS को डिफाइन कर सकते हैं फॉर दिस वैल्यू ऑफ करंट, ये हो जाएगी हमारी अंडर रूट में I1 स्क्वायर बाई 2 प्लस में I2 स्क्वायर बाई 2। राइट, और सेम इसी तरह से VRMS की वैल्यू जो है ये हो जाएगी हमारे पास में अंडर रूट में V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2। राइट, तो एक दो और केसेस करोगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा आपका किस तरीके से इसका फ्लो चल रहा है। तो दूसरा केस देखते हैं हम लोग, दैट इज व्हेन करंट की इक्वेशन है हमारे पास में आई नॉट प्लस I1 साइन ओमेगा टी प्लस I2 cos ओमेगा टी, एंड V इज इक्वल टू V नॉट प्लस V1 साइन ओमेगा टी प्लस V2 cos ओमेगा टी। तो इसके लिए IRMS की वैल्यू ये हो जाएगी हमारी अंडर रूट में आई नॉट स्क्वायर प्लस I1 स्क्वायर बाई 2 प्लस I2 स्क्वायर बाई 2, एंड VRMS की वैल्यू ये हो जाएगी हमारी अंडर रूट में V नॉट स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 का पूरा का अंडर रूट। ठीक है, इसमें एक और केस देख लेते हैं हम लोग, दैट इज व्हेन करंट I is given by I1 sin ओमेगा टी प्लस I2 sin 2 ओमेगा टी प्लस I3 sin 3 ओमेगा टी प्लस I नॉट। और इसी तरह से पोटेंशियल की इक्वेशन है हमारे पास में V1 sin ओमेगा टी प्लस V2 sin 2 ओमेगा टी प्लस V3 sin 3 ओमेगा टी प्लस V नॉट। तो बेसिकली यहाँ पर जब हम लोग IRMS या फिर VRMS की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं तो बेसिकली यहाँ पर ये टर्म पूरा आपका अंडर रूट में चलेगा, और जो भी साइन या फिर कॉस वाला जो टर्म होगा उसके लिए क्या हो जाएगा आपका आई स्क्वायर बाई 2। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरह से ये I1 के लिए क्या हो जाएगा I1 स्क्वायर बाई 2, सेम इसी तरह से I2 के लिए क्या हो जाएगा I2 स्क्वायर बाई 2, और I3 के लिए क्या हो जाएगा ये हमारा दैट इज I3 स्क्वायर बाई 2, एंड लास्टली आई नोट वाले टर्म में कोई आपका साइन या फिर कॉस का टर्म नहीं है, तो ये सिंपली हमारा आई नॉट स्क्वायर हो जाएगा। राइट, और इसी तरह से
हम लोग वी आर एम एस की बात करते हैं, तो वी आर एम एस ये क्या आ जाएगा हमारे पास में, अंडर रूट में V1 स्क्वायर बाई 2 प्लस V2 स्क्वायर बाई 2 प्लस V3 स्क्वायर बाई 2 एंड लास्टली प्लस ऑफ V0 स्क्वायर। राइट। चलिए इससे बेस क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि इफ द करंट इन एन एसी सर्किट इज रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशन I is equals to 5 sin 300t minus pi by 4, here t is in second and I is in ampere, calculate। तो हमें बताया गया कि हमारे पास में जो करंट की इक्वेशन है वो हमें दी गई है I is equals to 5 sin 300t minus pi by 4 और t यहाँ पर सेकंड्स में है और I यहाँ पर एम्पियर में। तो हमें पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट की वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। फिर फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट की क्या होगी ये हमें बताना है एंड लास्टली एवरेज करंट कितना होगा ये भी हमसे पूछ लिया गया। तो देखिए हमारे पास में जो करंट की इक्वेशन है वो बेसिकली क्या है, 5 साइन 300t माइनस पाई बाई 4। तो इसको हम लोग हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं जो कि है हमारी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस 5। तो इसी के बेसिस पर हम लोग बोल सकते हैं हमारे पास में जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है आई नॉट ये कितना हो जाएगा, आई नॉट की वैल्यू क्या हो जाएगी इसको इसके साथ कंपेयर करने पे 5 एम्पियर। राइट। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहले ये आपका आई नॉट की वैल्यू हमें मिल गई और यहाँ से अब हम लोग आर एम एस की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वी कैन से आई आर एम एस इज इक्वल टू आई नॉट अपॉन में √2 होता है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 5 अपॉन में 1.414 यानी कि इसको सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 3.535 एम्पियर्स। सेकंड केस में हमें क्या कैलकुलेट करना है, फ्रीक्वेंसी ऑफ अल्टरनेटिंग करंट्स। तो फ्रीक्वेंसी यानी कि इसको हम लोग ओमेगा के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ओमेगा कितना मिल जाएगा हमें, बिल्कुल राइट। और ओमेगा की वैल्यू ये क्या होती है, 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी। ओमेगा ये हमें 300 दिया गया है। तो यहां से अब हम लोग फ्रीक्वेंसी की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। सो फॉर दिस वी कैन से फ्रीक्वेंसी विल बी गिवन बाय 300 अपॉन में 2 पाई यानी कि इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी 47.75 हर्ट्ज। चलिए थर्ड देखते हैं हम लोग, जब हमें एवरेज करंट फाइंड करना है तो एवरेज करंट इसकी वैल्यू क्या होती है, 2 आई नॉट अपॉन में पाई। सो इट इज 2 इंटू आई नॉट यानी कि 5 अपॉन में ये आपका पाई। तो इसको सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 3.18 एम्पियर्स। राइट। आगे बढ़े। चलिए अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, फॉर्म फैक्टर। राइट। फॉर्म फैक्टर दैट इज ये आपका डिफाइंड होता है आरएमएस वैल्यू अपॉन एवरेज वैल्यू से। सो इट इज गिवन बाय आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन में एवरेज वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो आरएमएस वैल्यू यानी कि ये होती है हमारे पास में वी नॉट अपॉन में √2 और एवरेज वैल्यू ये होती है 2 वी नॉट अपॉन में पाई। तो ये हमें मिल जाएगा पाई अपॉन में 2 √2 यानी कि इसकी वैल्यू आएगी 1.11। और फिर हम लोग देखते हैं पीक फैक्टर। पीक फैक्टर यानी कि ये होता है हमारे पास में पीक वैल्यू अपॉन में आरएमएस वैल्यू। राइट। सो वी डिफाइन पीक फैक्टर आरपी एज पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज अपॉन में आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज। तो ये हो जाएगा हमारे पास में वी नॉट अपॉन में वी नॉट बाई √2 यानी कि इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी √2 दैट इज इक्वल टू 1.414। राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं हम लोग सबसे पहले स्टडी करेंगे आर सर्किट यानी कि ऐसा सर्किट जिसमें सिर्फ रजिस्टर कनेक्टेड हो।
जब सर्किट में रेजिस्टर कनेक्टेड होता है और लेट अस से यहाँ पर जो पोटेंशियल इसको दिया जा रहा है सर्किट को, इसकी इक्वेशन है V नॉट साइन ओमेगा टी। तो रेजिस्टर सर्किट में करंट जो है वो पोटेंशियल के साथ में फेज में होता है, राइट। तो करंट की इक्वेशन होती है I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। और यहाँ पर आई नॉट यानी कि ये है हमारे पास में पीक वैल्यू ऑफ करंट, और जो कि हो जाएगी हमारे पास में V नॉट दैट इज पीक वैल्यू ऑफ पोटेंशियल अपॉन में रेजिस्टेंस, यानी कि ये है हमारा पीक करंट, इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। अब बात करते हैं इसके फेज डिफरेंस की। तो फेज डिफरेंस यानी कि जैसे हमने देखा कि ये दोनों सेम फेज में है, तो फेज डिफरेंस इनके बीच में कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। सो फेज डिफरेंस की अगर बात करी जाए तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि फेज डिफरेंस इसका 0 होता है, यानी कि करंट एंड EMF आर इन सेम फेज। तो देखिएगा यहां पर इसका हमने ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन किया है। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में, राइट, तो वर्टिकल एक्सिस में हमने पोटेंशियल और करंट दोनों को शो किया है, और हॉरिजॉन्टल एक्सिस में ये आपका एंगल थीटा या ओमेगा टी बताया गया है, ओमेगा टी दैट इज इक्वल टू थीटा। तो यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं कि अगर ये हमारे पास में पोटेंशियल का ग्राफ है, तो इसके सेम फेज में करंट का भी ग्राफ चल रहा है। तनु, समझ में आया? तो यहाँ पर दोनों ही सेम फेज में, और अगर इसका फेजर डायग्राम बनाएं तो फेजर डायग्राम कैसे रहेगा, जैसे मान लीजिएगा ये हमारा पोटेंशियल है, ठीक है ना? तो करंट इसके फेज में यानी कि करंट भी इसके अलोंग होगा, एंड लेट अस से किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसका फेज एंगल ओमेगा टी है। तो अगर इसका इंस्टेंटेनियस की करंट की अगर हम लोग बात करें, इंस्टेंटेनियस करंट की अगर हम लोग बात करें, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, ठीक है ना, ये वाली वैल्यू, राइट, दैट इज ये हो जाएगा हमारे पास में, ये पूरा आपका आई नॉट है, तो ये सिंपली क्या हो जाएगा हमारे पास में, आई नॉट साइन ओमेगा टी, यानी कि ये वर्टिकल एक्सिस में सेम इसी तरह से करंट और ये पोटेंशियल की इंस्टेंटेनियस वैल्यू हमें मिलेगी। सो वी कैन से, राइट, कि यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस आर है वो हमारी एंगुलर फ्रीक्वेंसी के ऊपर डिपेंड नहीं करता, यानी कि रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज नहीं हो रही है, फ्रीक्वेंसी के साथ चेंज नहीं हो रही, ये आपकी कांस्टेंट रह रही। सो फॉर दिस वी कैन से रेजिस्टेंस आर डज नॉट डिपेंड अपॉन एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ द सोर्स, राइट। चलिए आगे बात करते हैं हम लोग कैपेसिटिव सर्किट की, ठीक है, ऐसा सर्किट जिसमें अल्टरनेटिंग सोर्स के साथ में सिर्फ एक कैपेसिटर लगा हुआ। तो यहाँ पर लेट अस से ये पोटेंशियल की जो इक्वेशन है इट इज गिवन बाय V नॉट साइन ओमेगा टी, और इसके लिए यहाँ पर सर्किट में जो करंट आएगा इसकी इक्वेशन हमारी बनेगी I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, राइट। इसका मतलब क्या होता है कि यहाँ पर करंट जो है वो पोटेंशियल से पाई बाई टू फेज से आगे, राइट। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि हियर ये जो आई नॉट है बेसिकली ये क्या है, V नॉट अपॉन में एक्स सी। एक्स सी यानी कि इस सर्किट में अल्टरनेटिंग सर्किट के केस में जितना कैपेसिटर रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है इसको कहते हैं हम लोग कैपेसिटिव रिएक्टेंस, राइट। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं इट इज V नॉट अपॉन में 1 अपॉन ओमेगा सी। तो कैपेसिटिव रिएक्टेंस यानी कि जितना अल्टरनेटिंग सर्किट के केस में कैपेसिटर रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है इसकी वैल्यू क्या होती है, 1 अपॉन में ओमेगा सी, वेयर ओमेगा इज एंगुलर फ्रीक्वेंसी एंड सी इज द कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर।
तो यहाँ पर आप ग्राफिकल डायग्राम में देखो तो हमें ये साफ साफ दिख रहा है कि पोटेंशियल, ठीक है ना, जिसको हमने साइनसॉइडल कर्व करके बनाया बताया, तो यहाँ पर जो करंट है, जो करंट है वो पोटेंशियल से पाई बाय 2 फेज आगे चल रहा है। जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल से पाई बाय 2 आगे चलें तो इसकी शुरुआत ये यहाँ पर हो रही है। तो करंट के लिए, ठीक है ना, इसकी जो शुरुआत होगी वो आपका मैक्सिमम पॉइंट से होगी, यानी कि देख सकते हो आप मैक्सिमम से स्टार्ट हो रहा है ऐसे। तो यानी कि करंट यहाँ पर पोटेंशियल से पाई बाय 2 फेज आगे चल रहा है, राइट। तो आगे हम लोग फेज डिफरेंस की इसके बारे में बात करेंगे। सो वी कैन से फेज डिफरेंस क्या हो जाएगा इसका, पाई बाय 2 यानी कि 90 डिग्री। और इसमें इसका मतलब क्या है, करंट लीड्स वोल्टेज बाय ए फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री, राइट। अब देखिएगा ये हमारा कैपेसिटिव रिएक्टेंस है। कैपेसिटिव रिएक्टेंस बेसिकली क्या है, 1 अपॉन में ओमेगा सी। इसका मतलब कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी के इनवर्सली रिलेटेड है। ओमेगा इज इक्वल टू 2 पाई एफ, यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस फ्रीक्वेंसी के साथ इनवर्सली रिलेटेड है। और वहीं अगर इसका अगर हम लोग फेजर डायग्राम देखें, ठीक है, तो देख सकते हो आप फेजर डायग्राम में ये हमारा पोटेंशियल है, ओमेगा टी इसका कोई इंस्टेंट पे फेज एंगल है। तो करंट यहाँ पर आप देख सकते हो इससे 90 डिग्री आगे चल रहा है, यानी कि ये इस प्रकार से हमारे पास में करंट बना है। तो वर्टिकल एक्सिस में इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ करंट और ये इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ वोल्टेज हमें मिल जाती है। तो आई होप ये आपका फेजर डायग्राम आपको समझ में आया, ग्राफिकल डायग्राम समझ में आया, राइट। और हमने देखा कि कैपेसिटिव रिएक्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी से इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। सो वी कैन से कैपेसिटिव reactance is inversely proportional to frequency, राइट। अब यहाँ पर हम लोग देख सकते हैं, ठीक है ना, यहाँ पर ग्राफ में देखिएगा कि जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी वैसे वैसे कैपेसिटिव रिएक्टेंस घटता जाएगा, यानी कि जो कैपेसिटर सर्किट में रेजिस्टेंस ऑफर कर रहा है उसकी वैल्यू कम होती जाएगी। इसीलिए कैपेसिटर को हाई पास फिल्टर के तौर पे यूज किया जाता है। हाई पास फिल्टर यानी कि जो हायर फ्रीक्वेंसी को अलाउ करे सर्किट से, राइट। सो फॉर दिस वी कैन से दस कैपेसिटर इज used as high pass filter, राइट। आगे बढ़ते हैं, अगला टॉपिक है हमारा एल सर्किट, यानी कि इंडक्टिव सर्किट। तो यहाँ पर इस सर्किट में एक सोर्स से पोटेंशियल हमें मिल रहा है v इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और इसमें सिर्फ एक सिंगल इंडक्टर लगाया गया जिसका इंडक्टेंस एल है। तो यहाँ पर हमारे पास में जो पोटेंशियल की इक्वेशन है दिस इज वी नॉट साइन ओमेगा टी, और जो करंट की इक्वेशन है वो हो जाती है इसके लिए I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 2, राइट। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं हमारे पास में जो करंट है इट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ये बेसिकली हो जाएगी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल अपॉन में एक्सएल। एक्सएल यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस, मतलब कि जितना इंडक्टर अल्टरनेटिंग सर्किट में रेजिस्टेंस ऑफर करता है। तो एक्सएल की जो वैल्यू है वो भी उसकी जो यूनिट है वो ओम्स ही रहेगी। इसी तरह से एक्ससी की भी वैल्यू जो है यूनिट जो है वो ओम्स ही रहेगी। तो ये हो जाएगा हमारे पास में वी नॉट, और एक्सएल ये होता है हमारे पास में ओमेगा एल, राइट। अब हम लोग इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें
तो हम लोग कह सकते हैं कि इंडक्टिव सर्किट के केस में करंट जो है वो π/2 फेज से लैग करता है, पीछे रहता है, राइट। यानी कि यहां पर देखिएगा, अगर ये हमारी पोटेंशियल की इक्वेशन है तो इससे 90 डिग्री पीछे, यानी कि ये कुछ यहां से शुरू होती, तो करंट जो है वो आपका यहां से शुरू होगा, यानी कि नेगेटिव में मैक्सिमम वैल्यू से, ठीक है ना। उसके बाद में ये वापस आपका कर्व इस तरह से फॉलो करेगा। आ रही बात समझ में, राइट। सो वी कैन से फॉर फेज डिफरेंस, तो फेज डिफरेंस का क्या हो जाएगा, π/2। यानी कि हम लोग कह सकते हैं कि इन दिस केस करंट लैग्स बिहाइंड वोल्टेज बाय ए फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री, राइट। और यहां पर हमने देखा कि एक्सएल की वैल्यू क्या है, ओमेगा एल, यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। सो वी कैन से इंडक्टिव रिएक्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी। तो यहां पर आप ग्राफ में देख सकते हैं कि किस तरह से हमारा एक्सएल की वैल्यू ओमेगा या फिर फ्रीक्वेंसी के साथ में लीनियरली बढ़ रही है। तो जैसे जैसे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी बढ़ रही है वैसे वैसे इंडक्टर और ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करेगा, राइट। इसीलिए हम लोग इंडक्टर को लो पास फिल्टर की तरह यूज करते हैं, यानी कि वो लोअर फ्रीक्वेंसीज को पास होने के लिए अलाउ करता है। सो वी कैन से इंडक्टर इज यूज्ड एज लो पास फिल्टर, राइट। और लास्ट में जाते जाते हम लोग इसके फेज डायग्राम पे नजर डाल लेते हैं। अगर हमारे पास में ये इस प्रकार से पोटेंशियल है और ये कोई पर्टिकुलर इंस्टेंट पे इसका फेज एंगल ओमेगा टी है, तो यहाँ पर हमने देखा कि इंडक्टर के केस में करंट 90 डिग्री से लैग करता है, तो ये 90 डिग्री पीछे, यानी कि इस प्रकार से बनेगा, राइट। तो इनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू वर्टिकल एक्सिस के अलोंग रिजोल्व कर लेना, तो ये मिल जाएगा हमको वी नॉट साइन ओमेगा टी। और यहाँ पर ये वाला जो एंगल है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, ओमेगा टी माइनस 90 डिग्री। तो इसकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू करंट के लिए क्या मिल जाएगी हमें, आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस π/2। समझ में आ रहा है। चलिए इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एन अल्टरनेटिंग वोल्टेज V इज इक्वल टू 200√2 साइन 100t वोल्ट इज कनेक्टेड टू ए 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर थ्रू एन AC एमीटर। तो हमारे पास में एक अल्टरनेटिंग वोल्टेज की इक्वेशन है, दैट इज 200√2 साइन 100t वोल्ट। इसको एक 1 माइक्रोफेरेड कैपेसिटर के साथ कनेक्ट किया गया। तो यहाँ पर एमीटर की रीडिंग क्या होगी, यानी कि IRMS की वैल्यू क्या होगी, ये हमें कैलकुलेट करनी है। तो देखिए हमारे पास में पोटेंशियल की इक्वेशन ये हमें दी गई है 200√2 साइन 100t। तनु ठीक है सब कुछ, राइट। तो इस इक्वेशन को हम लोग हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। सो वी कैन से कंपेयरिंग विथ स्टैंडर्ड वैल्यू V इज इक्वल टू V नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहां से हम लोग आई नॉट की वैल्यू निकाल सकते हैं, जो कि हमारे पास में क्या आ जाएगा, V नॉट अपॉन में एक्स सी। और एक्स सी की वैल्यू ये हमें पता है, इट इज गिवन बाई 1 अपॉन में ओमेगा सी, यानी कि ये बेसिकली हो जाएगा ओमेगा सी इंटू वी नॉट। सभी की वैल्यूज पुट कर लेंगे। ओमेगा
ठीक है ना। स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ हमने कंपेयर किया तो ओमेगा की वैल्यू कितनी आ रही है, 100 आ रही। कैपेसिटेंस ये हमें दिया गया है 1 माइक्रोफेरेड, तो ये हो जाएगा 1 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड इंटू वी नॉट, ये वी नॉट है हमारा, तो ये क्या हो जाएगा हमारा 200√2। तो इसको सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू आ जाएगी 2√2 इंटू 10⁻⁻2 एम्पियर्स। राइट, तो यहाँ से हम लोग IRMS की वैल्यू बता सकते हैं। दैट इज IRMS ये होता है हमारा आई नॉट अपॉन में √2। ये देखिए ये वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में आई नॉट दैट इज इक्वल टू 2√2 इंटू 10⁻⁻2 डिवाइडेड बाई √2। तो यहाँ पर ये आपका √2 से √2 कटा और ये फाइनली हमें क्या मिल जाएगा 2 इंटू 10⁻⁻2 एम्पियर, राइट, इज इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा 20 इंटू 10⁻⁻3 इज इक्वल टू 20 मिली एम्पियर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। राइट, अगला क्वेश्चन ये देखिए, हमें क्वेश्चन दिया गया है कि ए 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज एसी सप्लाई। एक 44 मिली हेनरी इंडक्टर है जिसको 220 वोल्ट और 50 हर्ट्ज के एसी सप्लाई से कनेक्ट किया है। सो वी हैव टू डिटरमाइन द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट इन दिस सर्किट। तो सर्किट में आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट कितनी होगी ये हमें कैलकुलेट करने के लिए बोला गया। सो फॉर दिस वी कैन से आई आर एम एस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास में वी आर एम एस अपॉन में एक्सएल, और वी कैन से इट टू बी वी आर एम एस अपॉन में ओमेगा एल, या फिर हम लोग कह सकते हैं इट इज वी आर एम एस अपॉन में 2 पाई एफ एल। तो जब हमें ये वैल्यू दी होती है तो ये बाय डिफॉल्ट हमारी वी आर एम एस की वैल्यू होती है। सो इट इज 220 अपॉन में 2 इंटू पाई यानी कि 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी ये हमारी 50 हर्ट्ज है इंटू इंडक्टेंस ये कितना है हमारे पास 44 मिली हेनरी है, तो ये आ जाएगा हमारे पास में 44 इंटू 10⁻⁻3। सो इट विल बी 220 अपॉन में डिनोमिनेटर आएगा हमारा 13.82 और इसको सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू आएगी 15.9 एम्पियर्स। राइट, समझ में आया इतना? चलो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा टॉपिक है एलआर सर्किट, यानी कि ऐसा सर्किट जिसमें रेजिस्टर और इंडक्टर सीरीज में कनेक्टेड हो और इसको हम लोग एक सोर्स ऑफ ईएमएफ सप्लाई कर रहे हैं जिसकी इक्वेशन हमें दी गई है V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पे जो रेजिस्टर है उसके लिए हमें पता है कि यहाँ पर पोटेंशियल और करंट दोनों सेम फेज में होते हैं, और इंडक्टर के केस में करंट जो है वो पोटेंशियल से π/2 रेडियन से लैग करता है, यानी कि इंडक्टर में पोटेंशियल जो है वो करंट से π/2 से लीड करता है। राइट, तो यहाँ पर हमारा करंट जो है दोनों में सेम फेज में, लेकिन पोटेंशियल जो है इसमें वो आपका π/2 से लीड कर रहा है। तो इसके लिए हमारे पास में जो सोर्स पोटेंशियल है दिस इज V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और करंट जो है इसकी इक्वेशन रहेगी, क्योंकि ओवरऑल ये आपका इंडक्टिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, यानी कि यहाँ पर करंट जो है वो लैग करेगा। तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि करंट की जो इक्वेशन है वो हमारी बनेगी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव। राइट, तो यहाँ पर हम लोग अगर इसका फेज डायग्राम देखें तो फेज डायग्राम ये देखिएगा, ये हमारे पास में पोटेंशियल दिया गया है अक्रॉस द रेजिस्टर, करंट भी आपका इसी सेम फेज में, और यहाँ पर जो पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर है वो लीड करेगा करंट से बाई ए फेज एंगल ऑफ 90 डिग्री। तो हमारा जो इक्विवेलेंट पोटेंशियल बनेगा, राइट,
ये इन दोनों का वेक्टर सम बनेगा, दैट इज दिस विल बी आवर इक्विवेलेंट पोटेंशियल जो ओवरऑल सर्किट में मिल रहा है। और यहाँ पर जो हमारा इक्विवेलेंट पोटेंशियल है वो करंट से फाई फेज से लीड कर रहा है, राइट। तो यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि ये जो करंट है वो इक्विवेलेंट पोटेंशियल से फाई फेज लैग कर रहा है। इसीलिए हमने करंट की इक्वेशन क्या लिखी, I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस फाइव, जिसमें यहाँ पर आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, दैट इज इट इज आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट बाई जेड, और जेड यानी कि इनका जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है जिसको हम लोग इम्पीडेंस कहते हैं, ये हो जाएगा हमारे पास में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर। इसको हम लोग यहाँ पर इम्पीडेंस ट्राइंगल से भी देख सकते हैं, जैसे वी ओ आर के अलोंग में हमारा रेजिस्टेंस आर रहेगा और वी ओ एल के अलोंग एक्स एल रहेगा। तो इम्पीडेंस ट्राइंगल यहाँ पर ये आर रेजिस्टेंस और ये एक्सएल ट्राइंगल, एक्सएल आपका जो रेजिस्टेंस अक्रॉस इंडक्टर है जिसको हम लोग इंडक्टिव रिएक्टेंस कहते हैं, और ये यहाँ पर एंगल आपका फाई है। तो बेसिकली ओवरऑल जो है आपका ये रेजिस्टेंस है जो कि इम्पीडेंस है वो क्या हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। सो हियर वी कैन से इम्पीडेंस Z is equals to अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर। और यहाँ पर ये जो आपका फेज एंगल फाई है इसको हम लोग ये वोल्टेज वाले ट्राइंगल से या फिर रेजिस्टेंस वाले ट्राइंगल से भी बता सकते हैं, इम्पीडेंस ट्राइंगल से भी बता सकते हैं। सो वी कैन से आवर टेन फाई क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो ये वाले ट्राइंगल से देखो परपेंडिकुलर हमारा क्या है, VOL के बराबर, और बेस क्या है, VOR। VOL यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर एंड VOR इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर, राइट। सो इट इज VOL अपॉन में VOR। और वहीं यही सेम चीज यहाँ पर इम्पीडेंस ट्राइंगल में भी देख सकते हैं। तो यहाँ पर टेन फाई क्या हो जाएगा, एक्सएल अपॉन में आर। सो इट इज एक्सएल अपॉन में आर आ गया हमारा। चलिए अगला टॉपिक देखें हम लोग। अगला टॉपिक है हमारा RC सर्किट, यानी कि जिसमें रेजिस्टर और कैपेसिटर आपस में सीरीज में कनेक्टेड हो। तो रेजिस्टर में करंट और पोटेंशियल दोनों सेम फेज में होते हैं, और कैपेसिटर में, ठीक है ना, कैपेसिटर में करंट जो है वो पोटेंशियल से लीड करता है बाई ए फेज एंगल ऑफ पाई बाई टू, यानी कि इसमें पोटेंशियल हमारा लैग करेगा बाई ए फेज एंगल ऑफ पाई बाई टू, राइट। लेट अस से यहाँ पर सोर्स पोटेंशियल V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा ओमेगा टी इस सर्किट में सप्लाई किया जा रहा है। सो वी कैन से V इज इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी। और क्योंकि अब ये जो ओवरऑल सर्किट है कैपेसिटिव सर्किट की तरह बिहेव करेगा, तो करंट जो है इसमें, राइट, वो लीड करेगा बाई सम फेज एंगल फाई। सो करंट की इक्वेशन ये हो जाएगी हमारी I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाई। और इसमें आई नॉट जो है ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है। सो वी कैन से आई नॉट इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन जेड। तो ये आ जाएगा हमारे पास में वी नॉट अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, राइट, जिसमें ये Z हमारा इंपीडेंस है यानी कि इस सर्किट का ओवरऑल रेजिस्टेंस, राइट, जिसको हम लोग इंपीडेंस से कह रहे हैं। सो वी कैन से हियर इंपीडेंस Z इज इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर। तो अगर इस सर्किट डायग्राम का फेज डायग्राम बनाएं तो वो कुछ इस प्रकार बनेगा हमारा। तो देखिएगा ये आपका रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल, तो करंट भी आपका सेम इसी के फेज में रहेगा।
और यहाँ पर कैपेसिटेंस में पोटेंशियल लैग कर रहा है फ्रॉम करंट बाई ए फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2, यानी कि ये इस डायरेक्शन में 90 डिग्री पीछे की तरफ, करंट से 90 डिग्री पीछे की तरफ ये हमारा पोटेंशियल अक्रॉस कैपेसिटर चलेगा, जिसमें ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है और ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर है। तो हमारा जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सॉरी इक्विवेलेंट पोटेंशियल जो आएगा VOR और ये VOC का सम करते हुए मैक्सिमम पोटेंशियल V0 मिल जाएगा और इनकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ये आपका ये वर्टिकल लाइन के जो कंपोनेंट होंगे वही आपकी इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल आपको मिलेगी, राइट। तो अब अगर हम लोग यहाँ पर फाई देखना चाहें यानी कि फेज डिफरेंस, इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी यहाँ से, ये आपका वोल्टेज ट्रायंगल देख लो, तो यहाँ से हमें tan फाई की वैल्यू क्या मिल जाएगी, ये आपका VOC अपॉन में VOR, या फिर इसको हम लोग इम्पीडेंस ट्रायंगल से भी देख सकते हैं, दैट इज tan फाई इज इक्वल टू XC अपॉन में R, राइट। सो वी कैन से tan फाई इज इक्वल टू ये हो जाएगा VOC अपॉन में VOR इज इक्वल टू XC अपॉन में R, राइट। समझ में आ रहा है ये दुर्गेश, राइट। चलिए आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं हम लोग LCR सर्किट की। LCR सर्किट जिसमें इंडक्टर, कैपेसिटर और रेजिस्टर तीनों सर्किट में सीरीज में कनेक्टेड हो और यहाँ पर सर्किट को सोर्स पोटेंशियल मिल रहा है V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। तो तीनों सीरीज में है तो तीनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस लेट अस से किसी इंस्टेंट पे VL, VC और VR है, राइट। तो रेजिस्टर की बात करें तो यहाँ पर करंट और ये पोटेंशियल दोनों सेम फेज में होते हैं। इंडक्टर में करंट लैग करता है पोटेंशियल से बाई फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2, या फिर यहाँ पर पोटेंशियल लीड करता है फ्रॉम करंट बाई ए फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2। कैपेसिटर में करंट लीड करता है पोटेंशियल से बाई फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2, या फिर पोटेंशियल कैपेसिटर के अक्रॉस लैग करता है बाई ए फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2। तो यानी कि VC आपका नीचे की तरफ बनेगा इस तरह से, राइट। तो यहाँ पर, राइट, इसका जो फेजर डायग्राम देखें तो ये फेजर डायग्राम कुछ इस प्रकार से बन जाएगा, राइट। सो लेट अस से हमारा ये है VOR यानी कि पोटेंशियल अक्रॉस रेजिस्टर, और करंट भी आपका इसी के डायरेक्शन में रहेगा। पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर, ठीक है ना, करंट से लीड कर रहा है भाई फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2, तो ये आपका ऊपर की तरफ बना लो। और यहाँ पर कैपेसिटर में ये लैग कर रहा है भाई फेज एंगल ऑफ पाई बाई 2। तो अब इन तीनों का वेक्टर सम हमें करना रहेगा। तब जब हम लोग वेक्टर सम करेंगे तो ये देख सकते हैं हम लोग दोनों एक दूसरे के अपोजिट फेज में है, तो इनका नेट ये हमें क्या मिल जाएगा, VOL माइनस VOC, और इसके साथ में अब VOR का वेक्टर सम कर लो आप, तो ये हमें VOL यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल इन द सर्किट मिल जाएगा, और इसी का, ठीक है ना, कंपोनेंट y एक्सिस के अलोंग ये हमें इंस्टेंटेनियस वैल्यू ऑफ पोटेंशियल यानी कि V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी दे देगी। तो लेट अस से यहाँ पर जो करंट है, ठीक है ना, या फिर पोटेंशियल है, इन दोनों के बीच में फेज डिफरेंस फाई है। सो फॉर दिस सर्किट वी कैन से पोटेंशियल या फिर सोर्स पोटेंशियल ये है हमारा V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी, और लेट अस से यहाँ पर करंट जो है, ठीक है ना, इसका फेज डिफरेंस पोटेंशियल के साथ में फाई है। सो वी कैन से करंट I इज इक्वल टू I0 साइन ओमेगा टी प्लस फाई हो जाएगा। और यहाँ पर I0 ये है आपकी मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, जो कि हो जाएगी हमारे पास में V0 अपॉन जेड, जेड यानी कि इम्पीडेंस ऑफ द सर्किट, जो कि, ठीक है ना, जिसकी वैल्यू हम लोग इम्पीडेंस ट्रायंगल से बता सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिएगा ये बेस हमारा R है, परपेंडिकुलर ये XL माइनस XC है, तो ये आपका इम्पीडेंस Z, इसकी वैल्यू क्या मिलेगी, अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर Z यानी कि इम्पीडेंस, इसकी वैल्यू हमें क्या मिल जाएगी, R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर जो इम्पीडेंस है
जो आपका इम्पीडेंस Z है, इट इज गिवन बाय आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी। फोन रखो आप, साइड रखो, जो भी है। बात करते हैं यहाँ पर फेज डिफरेंस फाई की। तो यहाँ पर फेज डिफरेंस हम लोग पोटेंशियल ट्राइंगल से भी बता सकते हैं। तो देखिएगा टेन फाई यहाँ पर क्या हो जाएगा, राइट, ये वाली साइड परपेंडिकुलर, ये क्या है हमारी VOL माइनस VOC, और बेस ये हमारा क्या है VOR, या फिर इसको इम्पीडेंस ट्राइंगल से भी बता सकता है, बताया जा सकता है। तो यहाँ पर परपेंडिकुलर ये आ गया हमारे पास में XL माइनस XC, और बेस आ गया आपके पास में R। सो वी कैन से टेन फाई is equals to VOL minus VOC upon में VOR, where VOL is maximum value of potential difference across inductor and VOC is maximum potential difference across capacitor and VOR is maximum potential difference across resistor। तो ये हो जाएगा हमारा XL माइनस XC अपॉन R के बराबर, राइट। अब हम लोग इसमें बात करेंगे कि रेजोनेंस कंडीशन के दौरान पे, ठीक है ना, इसकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी या फिर रेजोनेंस कंडीशन कब पहुंचेगी। रेजोनेंस कंडीशन पहुंचना यानी कि सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करना। कब होती है रेजोनेंस कंडीशन, जब सर्किट में मैक्सिमम करंट फ्लो करता है। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर ये हमारा करंट की इक्वेशन है, ठीक है ना। तो क्या है, V नॉट अपॉन में अंडर रूट ऑफ R स्क्वायर प्लस XL माइनस XC का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट कब होगा, जब XL XC के बराबर होगा। रेजोनेंस कंडीशन कब पहुंचेगी, जब XL की वैल्यू XC के बराबर होगी, राइट। यानी कि इंडक्टिव रिएक्टेंस विल बी इक्वल्स टू कैपेसिटिव रिएक्टेंस, राइट। सो वी कैन से एट रेजोनेंस XL विल बी इक्वल्स टू XC, और उस सिचुएशन में R जो है वो Z के बराबर हो जाएगा। सो वी कैन से इम्पीडेंस आपका रेजिस्टेंस R के बराबर हो जाएगा, और ये कंडीशन हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे अटेंड होगी, जिसकी वैल्यू होती है 1 अपॉन में 2 पाई अंडर रूट में LC, राइट। इतना समझ में आया। आगे बढ़ते हैं हम लोग, वेरिएशन ऑफ Z विद फ्रीक्वेंसी, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए ग्राफ में आपको दिख रहा है, तो इनिशियली ठीक है इम्पीडेंस काफी हाई था, धीरे धीरे हम लोग फ्रीक्वेंसी बढ़ा रहे हैं तो इम्पीडेंस कम होता जाएगा। एक पर्टिकुलर फ्रीक्वेंसी पे सर्किट में इम्पीडेंस मिनिमम होगा और वो फ्रीक्वेंसी हमारी रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी होगी, और उसके बाद में जब हम लोग फ्रीक्वेंसी को बढ़ाएंगे तो फिर ये इम्पीडेंस वापस से बढ़ना शुरू हो जाएगा, राइट। तो ये इस तरीके से, राइट, इम्पीडेंस जो है वो फ्रीक्वेंसी के साथ वेरी करेगा। तो मिनिमम वैल्यू जब ये अटेंड करेगा, इम्पीडेंस की जब मिनिमम वैल्यू होगी, उस दौरान पे Z की वैल्यू रेजिस्टेंस के बराबर होगी, और वो कब मिलेगी, रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे मिलेगी। सो वी कैन से एट एंगुलर फ्रीक्वेंसी इज इक्वल टू रेजोनेंस एंगुलर फ्रीक्वेंसी, XL की वैल्यू XC के बराबर होगी, और इस दौरान पे इम्पीडेंस जो है वो रेजिस्टेंस के बराबर होगा, और ये इम्पीडेंस हमारा मिनिमम इम्पीडेंस होगा, राइट। इसी में आगे बात करते हैं क्वालिटी फैक्टर की, ठीक है। क्वालिटी फैक्टर ये बेसिकली हमें बताता है शार्पनेस ऑफ रेजोनेंस ऑफ एन LCR सर्किट, राइट। जैसे यहाँ पर हम लोग करंट की वैल्यू, ठीक है ना, एंगुलर फ्रीक्वेंसी के साथ बना रहे हैं अलग अलग रेजिस्टर के केस में। तो यहाँ पर करंट की वैल्यू हमेशा ही रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी पे मैक्सिमम या फिर पीक वैल्यू अटेन करेगी। तो यहाँ पर हम लोग दो केस कर रहे हैं कि एक जिसमें रेजिस्टेंस की वैल्यू कम है 10 ओम है, और दूसरे में जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज्यादा है 100 ओम। तो दोनों के केस में मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट की वैल्यू आपका एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा आर पे ही मिल रही है। लेकिन जब रेजिस्टेंस छोटा होगा तो करंट की वैल्यू मैग्नीट्यूड वाइज और ज्यादा होगी, और हम लोग देख सकते हैं कि ये कर्व जो है और ज्यादा शार्प होगी,
ये कर्व जो है ये और ज्यादा शार्प होगी। यही शार्पनेस किससे बताया जाता है? क्वालिटी फैक्टर से बताया जाता है। यानी कि रेजिस्टेंस जितना कम होगा क्वालिटी फैक्टर उतना ही ज्यादा होगा, राइट। सो इसके लिए हम लोग इसको डिफाइन करते हैं, इट इज ए मेजर ऑफ sharpness of resonance of an LCR circuit, राइट। और क्वालिटी फैक्टर को फॉर्मूले वाइज हम लोग बताते हैं, ये होता है पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर या फिर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर, ठीक है ना, क्योंकि रेजोनेंस सिचुएशन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर के बराबर होता है, अपॉन में पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस इज इक्वल टू एक्स एल और एक्स सी अपॉन में आर, और इट इज 1 अपॉन में ओमेगा आर आर सी, राइट। या फिर इसको बताया जाता है 1 अपॉन में आर इंटू अंडर रूट ऑफ एल बाई सी, या फिर इसकी वैल्यू होती है ओमेगा आर अपॉन में ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1। इसको हम लोग ओमेगा आर अपॉन में 2 डेल्टा ओमेगा से बता सकते हैं, वेर डेल्टा ओमेगा इज बैंडविड्थ। तो यहां पर देखिएगा, ठीक है ना, जब हम लोग इसका ग्राफ बना रहे हैं, राइट, ओमेगा 1 वैल्यू यानी कि जब करंट की वैल्यू आई नोट अपॉन रूट 2 होती है, तो आई नोट अपॉन रूट 2 ये हमें दो वैल्यू पे मिलती है, एक आपकी लोअर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 1 और दूसरी आपकी हायर एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा 2 पे। तो इन दोनों के बीच में ये जो गैप है ओमेगा आर के लिए, ये दोनों सेम, राइट, क्योंकि ये कर्व जो है वो आपकी सिमेट्रिक है। तो इसीलिए, राइट, जितना ये आपका डेल्टा ओमेगा है उतना ही ये आपका डेल्टा ओमेगा ये वाला है। तो इसीलिए ये क्या हो जाएगा हमारे पास में ओमेगा आर अपॉन में 2 डेल्टा ओमेगा। तो ये आपका क्वालिटी फैक्टर के लिए कुछ फॉर्मूलेस हैं, ये आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन देखिएगा क्या दिया हमें, क्वेश्चन में हमें दिया गया है कि ए 100 ओम रेजिस्टेंस A 100 ohm resistance is connected in series with a 4 Henry inductor. With a 4 Henry inductor, the voltage across the resistor is VR is equals to 2 into sine into 10 to the power 3 रेडियन पर रेडियन, ठीक है ना, ये आपका इंटू टी है। तो यहाँ पर हमें बोला गया है कि हमारे पास में एक 100 ओम रेजिस्टेंस है जिसको 4 हेनरी इंडक्टर के साथ सीरीज में कनेक्ट किया गया, और यहाँ पर जो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस है ये हमें 2 साइन 10 टू दी पावर 3 टी से बताया गया। तो हमें यहाँ पर पूछा जा रहा है कि फाइंड द एक्सप्रेशन ऑफ सर्किट करंट। तो सर्किट करंट का एक्सप्रेशन क्या होगा? फाइंड द इंडक्टिव रिएक्टेंस। इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होगा? डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। तो वोल्टेज अक्रॉस इंडक्टर ये कितना होगा ये हमसे पूछा जा रहा है। तो सबसे पहले हम लोग करंट की वैल्यू फाइंड करेंगे। तो करंट यहाँ पर, राइट, तो करंट यहाँ पर, ठीक है ना, उतना ही होगा जितना रेजिस्टर के अक्रॉस करंट फ्लो करेगा, ठीक है ना, क्योंकि दोनों सीरीज में है। तो जितना करंट आपका रेजिस्टर के अक्रॉस फ्लो करेगा उतना ही आपका इंडक्टर के थ्रू फ्लो करेगा आपका, राइट। और ये हो जाएगा हमारे पास में वी आर अपॉन में आर, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टर अपॉन रेजिस्टेंस इज इक्वल टू, रेजिस्टेंस के लिए हमारे पास में इक्वेशन क्या थी उसके लिए पोटेंशियल डिफरेंस की, ये है हमारे पास में 2 साइन 10 की पावर 3 टी, राइट, अपॉन में ये आपका 100। सो इट विल बी 2 इंटू 100 को ऊपर लें तो ये आ जाएगा हमारा 10 की पावर -2 साइन 10 की पावर 3 टी, राइट। तो ये हमारी जनरल इक्वेशन आ गई करंट के लिए। आगे हमें देखना है इंडक्टिव रिएक्टेंस, यानी कि एक्स एल की वैल्यू फाइंड करनी है। और एक्स एल की वैल्यू ये हमें पता है, इट इज गिवन बाय ओमेगा एल, यानी कि ये हो जाएगा हमारे पास में 10 की पावर 3 इंटू 4, राइट।
क्योंकि यहाँ पर इसको हमने जनरल इक्वेशन के साथ कंपेयर कर लिया ओमेगा टी से, तो ओमेगा की वैल्यू 10⁻³ आ गई है। और एल यानी कि इंडक्टेंस, ये हमें 4 हेनरी दिया गया, तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 4 × 10⁻³ ओम्स, राइट। आगे बात करते हैं हम लोग, अगला एक्सप्रेशन हमें फाइंड करना है वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर। तो वोल्टेज अक्रॉस द इंडक्टर यानी कि VL हमें फाइंड करना है। तो हम लोग यहाँ से मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर फाइंड कर सकते हैं थ्रू I नॉट XL से। I नॉट यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। तो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ये देखिए करंट के एक्सप्रेशन से हम लोग निकाल सकते हैं, दिस इज योर I नॉट, जो कि है हमारे पास में 2 × 10⁻² इंटू XL, ये हमारे पास कितना है 4 × 10⁻³ ओम। सो दिस इज मल्टीप्लाइड बाई 4 × 10⁻³, तो ये आ जाएगा हमारा 80 वोल्ट। तो यहां से अब हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर का जनरल एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं। सो वी कैन से देयरफॉर VL विल बी इक्वल्स टू VOL साइन ओमेगा टी प्लस आपका π/2, ठीक है। क्योंकि यहाँ पर, ठीक है ना, जो पोटेंशियल डिफरेंस है अक्रॉस इंडक्टर, ये करंट से π/2 फेज से लीड कर रहा है, इसीलिए हमने यहाँ पर π/2 का इस्तेमाल किया। इज इक्वल टू VOL यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, इसकी वैल्यू हमारे पास कितनी आई है 80। सो दिस इज 80 साइन, राइट, ओमेगा यानी कि 10⁻³ इंटू टी प्लस π/2। तो ये आ गया हमारे पास में पोटेंशियल अक्रॉस इंडक्टर का एक्सप्रेशन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन ये हमें दिया गया है कि ए सर्किट कंटेनिंग ऑफ ए कैपेसिटर and an active resistance R is equals to 110 ohm connected in series is fed to an alternating voltage with amplitude V naught is equals to 110 volt। एक सर्किट है जिसमें एक रेजिस्टर है जिसका रेजिस्टेंस 110 ओम है, और इसको, ठीक है, सीरीज में कनेक्ट किया गया है, ठीक है ना, कैपेसिटर के साथ में, जिस सर्किट में अल्टरनेटिंग वोल्टेज की वैल्यू, जिसकी पीक वैल्यू, ये हमें 110 वोल्ट दी गई है। इन दिस केस द एम्पलीट्यूड ऑफ करंट इज इक्वल टू, करंट की मैक्सिमम वैल्यू ये हमें दी गई है I नॉट इज इक्वल टू 0.50 एम्पियर। सो फाइंड द फेज डिफरेंस बिटवीन द करंट एंड द वोल्टेज फेज। तो करंट और वोल्टेज के बीच में फेज डिफरेंस फाई, ये कितना होगा, ये हमें कैलकुलेट करना है। दुर्गेश सीधे से बैठो आप, तनु आप भी सीधे से बैठो, ठीक है। तो यहां पर हमें फेज डिफरेंस फाई की वैल्यू बतानी है। तो फेज डिफरेंस की जो वैल्यू है, ठीक है ना, वो आप इम्पीडेंस से बता सकते हो, ठीक है ना, कि इम्पीडेंस Z ये हमारा क्या होता है, √R² प्लस X²। अगर हमारा ये RC सर्किट हो तो इसके लिए हम लोग बोल सकते हैं कि Z यानी कि इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होती है, V नॉट अपॉन में I नॉट। V नॉट यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, जो कि हमें 110 दिया हुआ है, और I नॉट यानी कि मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, ये हमें 0.500 दिया गया। तो इसकी वैल्यू आ जाएगी हमारे पास में 220 ओम, राइट। और इम्पीडेंस Z यानी कि ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में R² प्लस XC² इज इक्वल टू 220। दोनों साइड का होल स्क्वायर करते हैं तो ये आ जाएगा हमारा R² प्लस XC² इज इक्वल टू 220 का होल स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास में XC² की वैल्यू आ जाएगी, दैट इज इक्वल टू 220 का होल स्क्वायर माइनस 110 का होल स्क्वायर। तो यहां से हम लोग 110 का होल स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, तो ये आ जाएगा 4 - 1 दैट इज इक्वल टू 3। सो इट इज 3 × 110 का स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास में XC की वैल्यू आ जाएगी, इसको अंडर रूट में लेके, तो ये बन जाएगा हमारा XC इज इक्वल टू 110 इंटू √3 ओम्स, राइट। तो अब हम लोग tan फाई की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमें पता है कि tan फाई, ठीक है ना, RC सर्किट में ये क्या हो जाता है हमारा XC अपॉन में R। XC की वैल्यू
ये आ गई हमारे पास में 110 इंटू √3 अपॉन में आर की वैल्यू कितनी है हमारी 110। सो दिस इज 110, तो डिवाइड करो इसको, तो ये आपका 110 से 110 कटा और ये हमें मिल जाएगा सिंपली √3। क्या हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ से हमें फेस 5 मिल जाएगा, दैट इज इक्वल टू 10 इनवर्स ऑफ √3, दैट इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट। अभी तो आधा ही चैप्टर हुआ है जिसमें आपके हौस उड़े हुए हैं, पूरा बचा है अभी। जल्दी तो करा रहा हूँ। है अभी काफी सारी चीजें हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन दिया है हमें, फाइंड द वोल्टेज अक्रॉस द वेरियस एलिमेंट्स, दैट इज रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस एंड इंडक्टेंस, which are in series and having values of 1000 ohm, 1 microfarad and 2 henry, given respectively, given EMF as V is equals to 100 √2 sin 1000 t volt। तो हमें दिया गया है कि हमारे पास में रेजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर सीरीज में कनेक्टेड है और उनकी वैल्यू 1000 ओम, 1 माइक्रोफेरेड और 2 हेनरी दी गई। और यहाँ पर जो सर्किट में पोटेंशियल है उसकी इक्वेशन 100 √2 साइन 1000 t से बताई गई। तो अब हमें यहाँ से, ठीक है ना, हम्म, ठीक है ना, वोल्टेज अक्रॉस द वेरियस एलिमेंट्स, यानी कि वोल्टेज डिफरेंस, वोल्टेज पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर, रेजिस्टर और कैपेसिटर तीनों के लिए फाइंड करना है। तो देखिएगा हमारे पास में पोटेंशियल की जो इक्वेशन है वो क्या है हमारी, 100 √2 साइन 1000 टी। इसको हम लोग हमारी स्टैंडर्ड इक्वेशन के साथ कंपेयर करेंगे। सो वी कैन से कंपेयरिंग विद V इज इक्वल टू V0 साइन ओमेगा टी। तो यहां से हमारा हमको V0 की वैल्यू मिल जाएगी, दैट इज मैक्सिमम वैल्यू ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस, ये आ जाएगा 100 √2। और यहां से एंगुलर फ्रीक्वेंसी मिल जाएगी हमें, दैट इज इक्वल टू 1000। तो अब हम लोग V0 से Vrms की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। सो वी नो Vrms इज इक्वल टू V0 बाई √2 होता है। तो ये हो जाएगा हमारे पास में 100 √2 अपॉन में √2, यानी कि ये आ जाएगा 100 वोल्ट। तो इसी से हम लोग Irms की वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं, दैट इज वी नो Irms इज इक्वल टू Vrms अपॉन में इम्पीडेंस Z। और वी कैन से Vrms इज इक्वल टू LCR सर्किट में इम्पीडेंस की वैल्यू क्या होती है, अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्स सी का होल स्क्वायर, राइट। और वी कैन से इट टू बी Vrms अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल यानी कि ओमेगा एल माइनस एक्सी यानी कि 1 अपॉन में ओमेगा सी और इसका ये होल स्क्वायर, राइट। तो इसी को फर्दर कंटिन्यू करते हैं। देयरफॉर वी कैन से Irms इज इक्वल टू, राइट। तो यहाँ पर Vrms की वैल्यू कितनी आई हमारे पास में 100 वोल्ट। सो वी कैन से इट विल बी 100 अपॉन में, राइट। बाकी इन सब की वैल्यू भी सब्स्टिट्यूट करते हैं। आर ये हमारा 1000 है, राइट। एल की वैल्यू, एल की वैल्यू 2 है और सी की वैल्यू 1 माइक्रोफेरेड है। ओमेगा की वैल्यू ये हमारे पास कितनी आई है, 1000 आई है। तो यहाँ पर इन सब की भी वैल्यूज को हम लोग सब्स्टिट्यूट करते हैं। सो ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में 1000 का स्क्वायर प्लस 1000 इंटू 2 माइनस 1 अपॉन में 1000 इंटू 1 इंटू 10 की पावर -6 इसका होल स्क्वायर। तो ये मिल जाएगा इसको सॉल्व करने पे 0.0707 एम्पियर। तो अब हम लोग यहाँ पर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच एलिमेंट निकाल सकते हैं।
तो सबसे पहले पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस रेजिस्टेंस निकालते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास में आई आर एम एस इंटू आर। आई आर एम एस दैट इज इक्वल टू 0.0707 इंटू आर की वैल्यू 1000 है। तो ये आ जाएगा हमारे पास में 70.7 वोल्ट। इसी तरह से पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इंडक्टर निकालते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास में आई आर एम एस इंटू एक्सएल। तो ये आ जाएगा हमारा आई आर एम एस इंटू एक्सएल यानी कि ओमेगा एल। सो इट विल बी 0.707 इंटू 1000 इंटू 2। तो ये आ जाएगा हमारा 141.4 वोल्ट। और लास्टली पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस कैपेसिटर देखते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा आई आर एम एस इंटू एक्स सी दैट इज इक्वल टू आई आर एम एस एक्स सी यानी कि 1 में ओमेगा सी। सो इट विल बी 0.0707 अपॉन में ओमेगा दैट इज इक्वल टू 1000 और कैपेसिटेंस 1 माइक्रोफेरेड हमें दिया था। सो इट इज 1 इंटू 10 की पावर -6। तो ये इसको सॉल्व करने पे 70.7 वोल्ट हमें मिल जाएगा। राइट, आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगला टॉपिक देखते हैं दैट इज पावर इन एन एसी सर्किट। राइट, पावर इन डीसी सर्किट ये कितना होता है? सिंपली हमारे पास पावर P इज इक्वल टू V इंटू आई। लेकिन एसी सर्किट में ये जो हमारे पास में पावर होता है, दिस एवरेज पावर इज गिवन बाय V RMS इंटू I RMS इंटू कॉस फाई। राइट, फाई यहाँ पर फेज डिफरेंस है बिटवीन करंट एंड पोटेंशियल, और कॉस फाई ये हमारा कहलाता है पावर फैक्टर। राइट, सो वी कैन से पावर फैक्टर, राइट, पावर फैक्टर cos phi is equals to P average अपॉन में VRMS into IRMS। राइट, तो अब हम लोग बात करते हैं एसी सर्किट जिसमें सिर्फ रेजिस्टेंस हो। तो एसी सर्किट जिसमें रेजिस्टेंस हो तो उसके लिए हमें पता है कि फेज डिफरेंस 0 होता है। राइट, सो फॉर दिस वी कैन से वी नो फेज डिफरेंस फाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पर जो एवरेज पावर डेसिपेशन होगा वो क्या हो जाएगा? वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू फेज डिफरेंस 0। और हमें पता है कॉस 0 डिग्री कितना होता है? 1। देयरफॉर फॉर दिस वी कैन से पावर या फिर एवरेज पावर ये हो जाएगा वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस। सेम इसी तरह से अगर हम लोग देखें कोई एक सर्किट जिसमें सिर्फ इंडक्टर हो, तो इंडक्टर के लिए हमें पता है कि यहाँ पर करंट और पोटेंशियल के बीच में फेज डिफरेंस 5/2 होता है। देयरफॉर वी कैन से फॉर दिस एवरेज पावर विल बी गिवन बाय वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस π/2। और cos π/2 यानी कि cos 90 डिग्री कितना होता है? 0। तो ये हमारा बन जाएगा टोटल आपका 0। तो हम लोग यहाँ पर कह सकते हैं कि एवरेज पावर प्योर इंडक्टिव सर्किट में कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। राइट, सो वी कैन से एवरेज पावर इन प्योर इंडक्टिव सर्किट इज 0। राइट, आगे बात करते हैं हम लोग एसी सर्किट जिसमें सिर्फ कैपेसिटर हो। तो कैपेसिटर के केस में भी करंट और पोटेंशियल के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है? 90 डिग्री दैट इज π/2। तो इसके लिए हमारा जो एवरेज पावर होगा वो क्या हो जाएगा? वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस π/2। और cos π/2 की वैल्यू कितनी होती है? 0 होती है। तो हम लोग कह सकते हैं कि यहाँ पर भी एवरेज पावर 0 हो जाएगा। सो फॉर दिस वी कैन से सो एवरेज पावर इन ए कैपेसिटर इज 0। राइट, आगे बात करते हैं ऐसा ऐसी सर्किट जिसमें इंडक्टर और रेजिस्टर, ठीक है ना, सीरीज में कनेक्टेड हो। तो इसके लिए हमें पता है कि cos फाई, ठीक है ना, यानी कि पावर फैक्टर ये हो जाता है R अपॉन में Z। राइट, सो वी कैन से इट विल बी R अपॉन में Z की वैल्यू
राइट, यानी कि इम्पिडेंस यहाँ पर क्या हो जाता है, आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर. So for an LR circuit, we can say average power is equals to VRMS into IRMS into cos phi, right? So it will become VRMS into IRMS into cos phi की वैल्यू ये आई है हमारे पास में R अपॉन में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स एल स्क्वायर, राइट. आगे देखते हैं एसी सर्किट कंटेनिंग सी एंड आर, यानी कि अब सी आर सर्किट में हम लोग देखेंगे कि एवरेज पावर डेसिपेशन कितना होगा. तो इसके लिए हमें पता है कि पावर फैक्टर कॉस फाई इज गिवन बाय आर बाई जेड. तो ये हो जाएगा हमारे पास में आर अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर. सो फॉर एन आरसी सर्किट वी कैन से एवरेज पावर will be given by VRMS into IRMS into cos phi, right? So it will be VRMS into IRMS into R upon में अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्स सी स्क्वायर, राइट. अब बात करते हैं लास्टली एसी सर्किट, ठीक है ना, जिसमें आपका पूरा एलसीआर सर्किट हो. तो इसके लिए हमें पता है कि हमारा जो पावर फैक्टर है वो क्या हो जाएगा, cos phi इज इक्वल टू आर अपॉन में जेड. और एलसीआर सर्किट का इम्पीडेंस जेड ये क्या होता है हमारे पास में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर. तो इसके लिए हमारा जो एवरेज पावर है वो क्या हो जाएगा, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस, राइट, इंटू आर अपॉन में अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर का पूरे का अंडर रूट चलेगा. समझ में आई बात. आगे बढ़ते हैं हम लोग. अगला टॉपिक है हमारा हाफ पावर पॉइंट इन सीरीज एलसीआर सर्किट, राइट. हाफ पावर पॉइंट इन सीरीज एलसीआर सर्किट, इट इज बेसिकली द वैल्यू ऑफ ओमेगा at which the power input is half of its maximum value, right. ये हमारा हाफ पावर पॉइंट कहलाता है, राइट. यानी कि ओमेगा की कौन सी वैल्यू, ठीक है ना, जहां पर जो पावर है उसकी हमें हाफ वैल्यू मिल जाएगी. सो वी कैन डिफाइन इट एज इट इज द वैल्यूज ऑफ ओमेगा at which the power input, करो, अच्छा ये कैमरा, at which power input is half of its maximum value are called half power points, राइट. और इसमें इसकी वैल्यू होती है ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा आर इंटू 1 प्लस माइनस 1 अपॉन में 2 क्यू, ठीक है. समझ में आई बात. ओमेगा आर यहाँ पर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, क्यू यहाँ पर क्वालिटी फैक्टर है, ठीक है. क्यू यहाँ पर क्या है, क्वालिटी फैक्टर, राइट. चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग. आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन देखते हैं. क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है कि 60 साइकिल एसी सर्किट हैज ए रेजिस्टेंस ऑफ 200 ओम एंड एन इंडक्टर ऑफ 100 मिली हेनरी, राइट. एक ऐसी सर्किट है जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है, 60 साइकिल्स, राइट. और इसमें रेजिस्टेंस है जिसकी वैल्यू 200 ओम है और इंडक्टर है जिसकी वैल्यू 100 मिली हेनरी है, राइट.
100 मिली हेनरी है। सो व्हाट इज द पावर फैक्टर, तो इसका पावर फैक्टर क्या होगा ये हमें देखना है। एंड व्हाट कैपेसिटेंस प्लेस्ड इन द सर्किट विल मेक द पावर फैक्टर यूनिट, राइट। तो यहाँ पर कितने कैपेसिटर से पावर फैक्टर की वैल्यू यूनिटी यानी कि 1 हो जाएगी, राइट। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग इम्पीडेंस कैलकुलेट करते हैं। इम्पीडेंस यानी कि अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारा अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ओमेगा एल का होल स्क्वायर इज इक्वल टू अंडर रूट में आर स्क्वायर प्लस ओमेगा यानी कि 2 पाई एफ इंटू एल का होल स्क्वायर, राइट। तो यहाँ पर हम लोग वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करेंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 200 का स्क्वायर प्लस 2 पाई इंटू फ्रीक्वेंसी हमारी 60 है इंटू इंडक्टर कितना है 100 मिली हेनरी, सो इट इज 100 इंटू 10 की पावर -3 इसका होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 203.52 ओम्स। अब बात करते हैं हम लोग पावर फैक्टर की, राइट। पावर फैक्टर ये हमें पता है, इट इज गिवन बाय कॉस फाई, जिसकी वैल्यू होती है आर अपॉन जेड की वैल्यू, और ये आपकी यूनिटी होनी चाहिए, राइट। यानी कि आर की जो वैल्यू है वो जेड के बराबर होनी चाहिए। सो फ्रॉम हियर वी कैन से आर इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ जेड, ठीक है। यानी कि ये आपका अंडर रूट ऑफ आर स्क्वायर प्लस एक्सएल माइनस एक्सी का होल स्क्वायर, या फिर यहां से हम लोग कह सकते हैं कि एक्स सी की वैल्यू एक्सएल के बराबर होनी चाहिए, राइट। एक्स सी यानी कि 1 अपॉन में ओमेगा सी, और एक्सएल यानी कि ओमेगा एल। तो यहां से हम लोग कैपेसिटेंस सी की वैल्यू बता सकते हैं, इट इज इक्वल टू 1 अपॉन में अंडर रूट 1 अपॉन में ओमेगा स्क्वायर इंटू एल इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास में, राइट। तो ये आ जाएगा हमारे पास में ओमेगा यानी कि 2 पाई एफ इसका होल स्क्वायर इनटू इंडक्टर एल। तो यहां से कैपेसिटेंस की वैल्यू ये हमारी आ जाएगी 1/2 पाई इंटू 60 का होल स्क्वायर इंटू 100 इंटू 10 की पावर -3, क्योंकि ये हमारा 100 मिली हेनरी है। इसको सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 70.36 माइक्रोफेरेड, राइट। आगे बढ़ते हैं हम लोग, राइट। और अगला टॉपिक देखते हैं इसका, दैट इज वेटलेस करंट, ठीक है ना। वेटलेस करंट ये वो करंट होता है, ठीक है ना, जिसका जो जो करंट सर्किट में होने की वजह से पावर लॉस बिल्कुल ना हो, ठीक है। जैसे कि अगर हमारे पास में यहाँ पर ये वी आर एम एस है और ये आपका आई आर एम एस है, और दोनों के बीच में फेज एंगल फाई है, तो इस करंट के अगर हम लोग दो कंपोनेंट्स बनाएं, एक जो वी आर एम एस के अलोंग कौन सा हो जाएगा आई आर एम एस कॉस फाई, और दूसरा इससे परपेंडिकुलर दैट इज इक्वल टू आई आर एम एस साइन फाई। तो आई आर एम एस साइन फाई ये इससे परपेंडिकुलर है, ठीक है। इस तो इसी के लिए, इसलिए इसके वजह से कोई पावर लॉस नहीं होगा। तो ये आई आर एम एस साइन फाई ये बेसिकली क्या हो जाएगा हमारा वैटलेस करंट हो जाएगा। तो यहाँ पर वॉटलेस करंट को हम लोग डिफाइन करते हैं, सो इट इज करंट विच कंज्यूम्स नो पावर फॉर इट्स फॉर इट्स मेंटेनेंस इन द circuit is called वेटलेस करंट।
करंट, राइट। तो यहां पर हम लोग देख सकते हैं कि पी एवरेज ये हमें पता है, इट इज गिवन बाय वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाइव, राइट। तो यहां पर अगर हम लोग हमारा करंट आई आर एम एस साइन फाइव ले, तो इसके लिए पावर लॉस क्या हो जाएगा, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस साइन फाइव, साइन फाइव इंटू इन दोनों के बीच में ये फेस एंगल फाइव कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। और हमें पता है कि cos 90 डिग्री इज जीरो, तो इसके लिए ये पावर लॉस कितना हो गया, जीरो। तो यानी कि यहां पर वेटलेस करंट कौन सा हो गया, आई आर एम एस साइन फाइव, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे देखते हैं हम लोग एलसी ऑसिलेशंस, राइट। एलसी ऑसिलेशन यानी कि अगर हम लोग एक चार्ज कैपेसिटर को सर्किट में कैपेसिटर के अक्रॉस लगा दें, तो यहां पर करंट जो है वो कंटिन्यूअसली ऑसिलेट करेगा सर्किट में, और यही हमारी एलसी ऑसिलेशंस कहलाती है, राइट। सो वी कैन से व्हेन ए चार्ज्ड capacitor is allowed to discharge through a non-resistive inductor, electrical oscillations of constant amplitude and frequency are produced, and these oscillations are called LC oscillations। ठीक है, ये theoretical पॉइंट से इंपॉर्टेंट है। अब इक्वेशन ऑफ एलसी ऑसिलेशन की बात करते हैं। तो इक्वेशन ऑफ एलसी ऑसिलेशन ये होती है हमारी डी स्क्वायर क्यू अपॉन में डी टी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर क्यू इज इक्वल टू जीरो, जिसमें यहां पर क्यू जो है इट इज गिवन बाय क्यू नॉट कॉस ओमेगा टी प्लस वाई, राइट। अब बात करते हैं इस एलसी ऑसिलेशन में करंट जो ऑसिलेट हो रहा है उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, इट इज ऑसिलेटिंग फ्रीक्वेंसी ऑफ चार्ज, oscillating frequency of charge, and it is given by nu is equals to ओमेगा अपॉन में 2 पाई, या फिर ये हो जाएगा अपन हमारा 1 अपॉन में 2 पाई अंडर रूट में एलसी। फिर इसमें देखते हैं हम लोग लॉसेस इन एलसी ऑसिलेटर, ठीक है ना। तो इस एलसी ऑसिलेशन में करंट हमारा लगातार फॉल करेगा, डिक्रीज होगा। इसका एक कारण तो ये है कि जो हमने एलसी ऑसिलेटर लिया है इसमें इंडक्टर के अक्रॉस या फिर सर्किट में कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस जरूर होगा, जिसकी वजह से जो करंट का लॉस है वो आपका हीट के फॉर्म में डिसिपेट हो जाएगा, राइट। सो वी कैन से हीट लॉसेस ड्यू टू सम रेजिस्टेंस इन द सर्किट, राइट। और दूसरा
राइट। और दूसरा, यहाँ पर जो एनर्जी है वो कंटिन्यूअसली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के फॉर्म में डेसिपेट होती है। सो दूसरा, इसका जो एनर्जी का लॉस हो रहा है वो हम लोग कह सकते हैं कि इट इज द एनर्जी रेडिएटेड इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, राइट। तो चलिए इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। थोड़ा सा क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन हमें दिया गया है कि ए चार्ज 30 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू ए 20 मिली हेनरी इंडक्टर। व्हाट इज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशंस ऑफ द सर्किट। तो हमें यहाँ पर एक चार्ज कैपेसिटर दिया गया है जिसकी वैल्यू 30 माइक्रोफैराड दी गई है, और इसको इंडक्टर के अक्रॉस कनेक्ट किया गया है जिसकी वैल्यू 27 मिली हेनरी दी गई है। तो इस एलसी ऑसिलेटर की एंगुलर फ्रीक्वेंसी क्या होगी ये हमसे पूछी जा रही है। सो वी नो ओमेगा इज गिवन बाय अंडर रूट ऑफ एलसी। तो ये हो जाएगा हमारे पास में वैल्यू पुट करने पे 1 अपॉन में अंडर रूट ऑफ 27 इंटू 10 की पावर -3 इंटू, राइट, ये आपका 30 इंटू 10 की पावर -6। तो इसकी वैल्यू सॉल्व करने पे हमें मिलेगी 1.11 इंटू 10 की पावर 3 रेडियंस पर सेकेंड, राइट। अगला टॉपिक देखते हैं हम लोग, चौक कॉइल, राइट। चौक कॉइल, ये आपने एक चौक के बारे में सुना होगा। पहले जो आपकी ट्यूबलाइट्स होती थी उसमें एक छोटा सा गोल सा लगता था, ठीक है, उसको चौक कहते थे। बेसिकली ये एक इंडक्टर होता है। ट्यूबलाइट में जो हमारा करंट फ्लो होता है वो एसी करंट फ्लो होता है, राइट। इस एसी करंट को कंट्रोल करने के लिए, फिर इसको कंट्रोल करने के लिए विदाउट एनी पावर लॉस, तो हम लोग इंडक्टिव कॉइल का यूज करते हैं, और यही हमारी चौक कॉइल होती है। कारण क्या है कि इंडक्टर के अक्रॉस पावर लॉस बिल्कुल नहीं होता है या फिर बहुत ही कम होता है। तो इससे हम लोग बिना कोई पावर लॉस के करंट को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि एसी सर्किट में इंडक्टर जो है कुछ रेजिस्टेंस ऑफर करता है। ये रेजिस्टेंस ऑफर करते हुए ये कोई पावर लॉस नहीं करता है। इसीलिए ये एक बहुत ही एफिशिएंट डिवाइस हो जाती है जिसमें हम लोग सर्किट का करंट कंट्रोल कर सकते हैं विदाउट एनी पावर लॉस, राइट। सो चौक कॉइल, तो ये क्या है आपका चौक कॉइल is an inductive coil used in AC circuit to adjust current in the circuit without any power loss। तो ये चौक कॉइल कैसे बनती है? एक इंडक्टिव कॉइल को हम लोग जब आयरन कोर के ऊपर में लपेटते हैं तो ये हमारी चौक कॉइल बन जाती है। तो इसके लिए हम लोग कह सकते हैं कि जो पावर लॉस है वो बेसिकली क्या हो जाएगा, वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस फाई। तो यहाँ पर ये ना इंडक्टर में करंट और पोटेंशियल के बीच में फेज डिफरेंस कितना होता है, 90 डिग्री का। और cos 90 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। यानी कि इसके क्रॉस पावर लॉस कितना हो जाएगा, 0, राइट। तो यही हमारी चौक कॉइल है जिसको हम लोग सर्किट में यूज करते हैं टू कंट्रोल दी एसी करंट, ठीक है ना, विदाउट मच पावर लॉसेस। उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है, वहां पर रेजिस्टेंस का यूज होता है। अगला टॉपिक है हमारा ट्रांसफॉर्मर, राइट। ट्रांसफॉर्मर, ठीक है, ये बेसिकली आपका डिवाइस है जिससे हम लोग हमारा अल्टरनेटिंग वोल्टेज को चेंज कर सकते हैं या फिर वेरी कर सकते हैं, राइट। सो इट इज बेसिकली
a device used to change the alternating voltage। अब इसके टाइप्स की बात करते हैं, ठीक है ना। ये बेसिकली आपके दो टाइप्स के होते हैं, स्टेप अप ट्रांसफार्मर और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप अप ट्रांसफार्मर में हमारा जो इनपुट यानी कि प्राइमरी कॉइल में जितना पोटेंशियल होता है उससे सेकेंडरी साइड में ज्यादा हो जाता है, और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में, ठीक है ना, जितना आपका प्राइमरी कॉइल में पोटेंशियल होता है सेकेंडरी कॉइल में उससे कम हो जाता है, यानी कि हम लोग पोटेंशियल कम कराते हैं, राइट। सो दिस इज ऑफ टू टाइप्स। पहला है हमारा स्टेप अप ट्रांसफार्मर। सो इट इज used to increase the AC voltage। दूसरा है आपका स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर, right, and this is basically used to decrease the AC voltages, right। ये ट्रांसफार्मर का आपका बेसिकली कंस्ट्रक्शन है जिसमें ये आपकी कोर प्राइमरी साइड में, ठीक है ना, यहाँ पर एक कोइल लपेटी जाती है, सेकेंडरी साइड में भी एक कोइल लपेटी जाती है। तो इसका जो ये प्रिंसिपल है ये बेसिकली आपका म्यूचुअल इंडक्टेंस के ऊपर बेस्ड है, यानी कि जितना यहाँ पर प्राइमरी कॉइल फ्लक्स प्रोड्यूस करेगी उतना फ्लक्स सेकेंडरी में जाएगी और फिर ये एक इंड्यूस ईएमएफ प्रोड्यूस करेगी सेकेंडरी कॉइल में। यानी कि इसका जो है आपका ये प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ वर्किंग, इट इज बेस्ड ऑन म्यूचुअल इंडक्टेंस। और अब इसके लिए ये पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, इट इज वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी अपॉन में वोल्टेज in primary is given by number of turns of the coil in secondary upon में number of turns in the primary is equals to current in the primary coil upon में current in the secondary coil, right। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन देखिएगा, ये हमें दिया गया है कि इन ए स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर हैविंग प्राइमरी टू सेकेंडरी टर्न रेशियो एज 10:1 the input voltage applied is 250 volt एंड आउटपुट करंट इज 10 एम्पियर, राइट। तो हमारे पास में एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है जिसमें टर्न का जो रेशियो है, राइट, प्राइमरी इज टू सेकेंडरी, ये आपका 10:1 है, और इसमें इनपुट वोल्टेज 250 वोल्ट है और आउटपुट करंट 10 एम्पियर का है। एज्यूमिंग 100% एफिशिएंसी कैलकुलेट दी, राइट। 100% एफिशिएंसी यानी कि जितना इनपुट पावर है उतना ही आपका आउटपुट पावर है। तो हमें कैलकुलेट करना है वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कॉइल, सेकेंडरी कॉइल के अक्रॉस वोल्टेज कितना होगा, करंट इन प्राइमरी कॉइल एंड पावर आउटपुट। तो देखिएगा, सबसे पहले हमें वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी कैलकुलेट करना है। तो ट्रांसफार्मर के लिए हमें पता है कि वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी अपॉन में वोल्टेज इन प्राइमरी इज गिवन बाय नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी अपॉन में नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी। तो एनपी अपॉन एनएस ये हमारे पास में 10:1 है, तो एनएस अपॉन एनपी ये क्या हो जाएगा 1/10, राइट। तो यहाँ से वोल्टेज इन सेकेंडरी हमारे पास आ जाएगा दैट इज इक्वल टू 1/10 इंटू वोल्टेज इन प्राइमरी, तो ये हो जाएगा 1/10 इंटू, राइट, ये हमें कितना दिया हुआ है 250, तो इसकी वैल्यू मिल जाएगी हमें 25 वोल्ट, राइट। आगे बात करते हैं हम लोग करंट इन प्राइमरी के लिए। तो इसके लिए हमें पता है करंट इन सेकेंडरी अपॉन में करंट इन प्राइमरी इज इक्वल टू नंबर ऑफ टर्न्स इन प्राइमरी अपॉन में नंबर ऑफ टर्न्स इन सेकेंडरी इज इक्वल टू, ये आ जाएगा हमारे पास में 10:1। और यहाँ से हम लोग करंट इन प्राइमरी निकाल सकते हैं दैट इज इट विल बी करंट इन सेकेंडरी अपॉन में 10, और करंट इन सेकेंडरी ये हमें 10 एम्पियर दिया गया है, तो 10/10 यानी कि 1 एम्पियर आ जाएगा, राइट। और थर्डली ये हमें निकालना है कि पावर आउटपुट यानी कि पावर इन सेकेंडरी,
तो ये हो जाएगा हमारे पास में पावर इन सेकेंडरी इज इक्वल टू वोल्टेज इन सेकेंडरी इनटू करंट इन सेकेंडरी कॉइल, दैट इज इक्वल टू 25 इंटू 10, यानी कि ये आ जाएगा हमारे पास में 250 वॉट। राइट। इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक हम लोग देखते हैं, दैट इज एसी जनरेटर। एसी जनरेटर, एसी जनरेटर इज इट इज बेसिकली यूज टू प्रोड्यूस अल्टरनेटिंग करंट। राइट। तो यहाँ पर हम लोग मैकेनिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में चेंज करते हैं। राइट। ये इसका इसका कंस्ट्रक्शन है, जिसमें ये हमारे पास में दो मैग्नेट्स है, यानी कि हमारे जो कॉइल दैट इज आर्मेचर है, वो एक मैग्नेटिक फील्ड के इन्फ्लुएंस में रहती है। राइट। इस एक्सिस को सॉरी इस कॉइल को रोटेट कराया जाता है, ठीक है, जिसकी वजह से ये अपने एक्सिस पे रोटेट करती है। और फाइनली जो इस आर्मेचर के दो ब्रशेस हैं, इसको हम लोग लोड से कनेक्ट कर लेते हैं टू रिसीव आवर अल्टरनेटिंग करंट। राइट। सो फॉर दिस वी कैन से it is used to produce alternating current energy from मैकेनिकल एनर्जी। तो यानी कि ये जो सेम चीज है, ये आपका विंड मिल्स में होती है, ठीक है। आपका हाइड्रोलिक पावर प्लांट जहां पर होता है, वो पानी गिरता है, ठीक है ना, रोटर के ऊपर जो आपकी घूमती है, ठीक है। तो बेसिकली ये आर्मेचर घूमती है और हमारी बिजली बनती है। तो बिजली जो है इस तरह से अल्टरनेटिंग वे में बनती है। तो इसमें जो आपका पोटेंशियल जनरेट होगा, इट इज गिवन बाई एन ए बी ओमेगा sin omega t, where n is number of turns of the coil, a is the area of the coil, b is the magnetic field, omega is the angular velocity into sin omega t। और इसको हम लोग बोल सकते हैं v नॉट sin omega t c, where v नॉट is the maximum voltage that is equals to NAB omega। राइट। तो इस चैप्टर का हम लोग आखिरी क्वेश्चन देखते हैं। तो क्वेश्चन हमें दिया गया है कि एन एसी जनरेटर consists of a coil of 1000 turns each of area 100 centimeter square and rotating at an angular speed of 100 rpm in a uniform magnetic field of 3.6 into 10 to the power minus 2 टेस्ला। हमें एक ऐसी जनरेटर दिया गया है जिसमें कॉइल्स में 1000 टर्न्स है और हर एक कॉइल का एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर है। राइट। और ये 100 रिवोल्यूशंस पर मिनट की एंगुलर स्पीड से रोटेट कर रही है, जिसमें मैग्नेटिक फील्ड 3.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 टेस्ला है। सो फाइंड द पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ इंड्यूस्ड इन द कॉइल। तो कॉइल के अंदर में जो पीक पोटेंशियल है वो कितना होगा और इसकी आरएमएस वैल्यू कितनी होगी, ये हमें कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कि पीक पोटेंशियल वी नॉट इज गिवन बाई एन बी ए ओमेगा, और इट इज एन इंटू बी इंटू एरिया ए ओमेगा, जिसको हम लोग बोल सकते हैं 2 पाई एफ से। राइट। सो इट विल बी, बातें नहीं करेंगे, नंबर ऑफ टर्न्स ये हमारे हैं 1000 इनटू मैग्नेटिक फील्ड ये है हमारी 3.6 इंटू 10 की पावर माइनस 2, एरिया ये हमें दिया गया है कि 100 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 100 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर इंटू 2 इंटू पाई यानी कि 3.14 इंटू फ्रीक्वेंसी ये कितनी दी हुई है हमें 100 आरपीएम, तो ये हो जाएगा आपका 100 अपॉन में 60 आरपीएस, दैट इज रिवोल्यूशन पर सेकेंड। तो इसको सॉल्व करने पे इसकी वैल्यू हमें मिलेगी 3.77 वोल्ट। और फाइनली अब हम लोग वी आर एम एस कैलकुलेट करेंगे। सो वी कैन से वी आर एम एस इज इक्वल टू वी नॉट अपॉन में √2। सो इट विल बी 3.77 अपॉन में 1.414, तो इसकी वैल्यू हमें मिल जाएगी 2.67 वोल्ट। राइट। तो इसी के साथ ये आपका अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर कंप्लीट होता है। इसके सारे कंसेप्ट हमने देख लिए, फॉर्मूलेज हमने देख लिए, ठीक है ना, कंसेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस भी हमने देखे हैं। राइट। तो इसी के साथ इस चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करते हैं। थैंक यू ऑल।